नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश से कर रहा हूँ। आज के इस ब्लॉग में मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के उन आदेशों का विशद विश्लेषण करूँगा जिसको लेकर आम जन में ये धारणा बनी कि निश्चित तौर पर अब इस निर्देश के तहत सरकारें निश्चित तौर पर जनहित की ओर बढ़ेंगी और लोगों को न्याय मिल सकेगा। कल माननीय उच्चतम न्यायालय का उत्तर प्रदेश पुलिस को दिया गया ये टिप्पणी आम जनता के मन में वैसा ही प्रसन्नता पैदा कर रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय के खंडपीठ ने कहा कि अगर आपने याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया तो बता देना अपने DGP को कि हम ऐसा आदेश पारित करेंगे जो कि उनके लिए ठीक नहीं होगा। निश्चित तौर पर ये एक मामला था एक गैंगस्टर अनुराग दुबे से जुड़ा हुआ, जिसमें कि अनुराग दुबे पेशी पर पेश नहीं हो पा रहे थे और उनके ऊपर लगातार मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही थी। माननीय न्यायालय में जब याचिकाकर्ता के वकील ने ये बताया कि वो डर की वजह से यहाँ पेश नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस के वकील से जानकारी ली कि आखिर मामला क्या है। तो उन्होंने बताया कि वो हाजिर नहीं हो रहे हैं और मुकदमे के आयोग से भी नहीं मिल रहे। इस पर जब न्यायालय ने फिर से याचिकाकर्ता के वकील से जानकारी मांगी तो उन्होंने बताया कि ना इस संबंध में पुलिस ने उनके मुवक्किल को कोई नोटिस दिया है। तुरंत ही अदालत ने यूपी पुलिस के वकील से पूछा कि आपने नोटिस किस रूप में दिया, तो उन्होंने बताया कि मैंने रजिस्टर्ड डाक से भेजा है। तो उन्होंने फटकार लगाई और कहा कि इस समय जब डिजिटली ज़माना है और याचिकाकर्ता का नंबर आपके पास है, तो क्यों नहीं आप उन्हें फ़ोन के ज़रिए सूचित करते, उनको व्हाट्सएप पर उनको तारीख की सूचना क्यों नहीं देते। उन्होंने इस बात से नाराज़ भी हो गए और उन्होंने कहा कि अपने DGP को बता देना कि अगर बार बार इसी तरह आप फर्जी मुकदमा लेकर अदालत में आए तो निश्चित तौर पर हम ऐसा आदेश पारित करेंगे जो न सिर्फ उनके लिए हानिकारक होगा बल्कि एक नज़ीर भी बनेगा। इस तरह की टिप्पणियों को देखकर न सिर्फ अनुराग दुबे प्रसन्न हुए होंगे बल्कि न्यायालय में आए और आम जन भी प्रसन्न हुआ कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश पुलिस के रवैये को लेकर, सरकार को लेकर किस प्रकार की टिप्पणी माननीय न्यायालय ने जारी की। लेकिन मैं आपको बता दूं, माननीय न्यायालय टिप्पणियां तो बहुत करता है। इसी माननीय न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को लेकर, अब तो खैर चुनाव भी मुकम्मल हो गए, मैं पिछली उद्धव ठाकरे की सरकार को जब राज्यपाल ने हटाया तो उनके राज्यपाल की कार्यशैली को न सिर्फ असंवैधानिक बताया, माननीय न्यायालय ने उस सरकार को असंवैधानिक तक करार दे दिया। लेकिन क्या हुआ आपने देखा होगा, ठप्पे से सरकार 2 साल चली
और जैसे असंवैधानिक सरकार बताया था, उसने तमाम ऐसे काम किए जो संवैधानिक सरकारें ही करती हैं। आखिर उस असंवैधानिक सरकार ने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया और जिसको लेकर उद्धव ठाकरे खुश हुए थे, महाराष्ट्र की जनता खुश हुई थी, उसको आखिर क्या मिला? आज फिर से नया चुनाव हो गया और लगभग वही लोग जीत कर आए हैं जिनको कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक कहा। आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों द्वारा चंदा उगाहने को लेकर भी माननीय न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी और चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक ठहराया था। उन्होंने कहा कि इस पर रोक लगना चाहिए और ये असंवैधानिक है। क्या हुआ? क्या हुआ? असंवैधानिक ढंग से इकट्ठे किए गए पैसे क्या उन पार्टियों को लौटा दिए गए जिन लोगों ने राजनीतिक दलों को चंदा दिया था? आप सभी लोगों ने देखा किस प्रकार चंदा देकर धंधा देने का काम हुआ और आम जनता को का धन ऐसे लोगों पर खर्च किया गया जो इसके पात्र भी नहीं। आखिर ऐसे आदेश का क्या फायदा जो कि जमीन पर भी न उतर सके। इसी प्रकार बुलडोजर संस्कृति को लेकर जो कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना है और उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं उनको इसी नाम से, बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है, उसको लेकर भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने कठोर टिप्पणी की थी। लेकिन उसका भी परिणाम क्या निकला? क्या बुलडोजर रोक दिए गए? क्या आज लोगों पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो रही? अगर कोई सरकारी जगह पर अवैध निर्माण किए हो तो उसके लिए न्यायालय ने छूट दी थी, लेकिन उसको भी 15 दिन का पहले नोटिस देने जिससे कि वो किसी जगह अपील कर सके या न्यायालय में जा सके। लेकिन आज क्या हो रहा? 3-3 दिन के नोटिस पर लोगों के घर गिराए जा रहे हैं। इसको लेकर हालांकि न्यायालय ने एक मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के ही एक अधिकारी को 25 लाख रुपए मुआवजा देने और घर बनवाने का भी निर्देश दिया था। मेरा न्यायालय के निर्देश या टिप्पणियों से कुछ भी मंतव्य नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि माननीय न्यायालय ये भी देखे कि आखिर उसके निर्देशों का कितना पालन हो रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली को लेकर एक आदेश पारित किया था जिसमें कि एलजी और दिल्ली की चली हुई सरकार यानी कि मुख्यमंत्री के बीच में कौन बॉस होगा, इसके लिए स्पष्ट निर्णय दिया था कि दिल्ली के बॉस चुनी हुई सरकार ही होगी, लेकिन पुलिस और भूमि पर नियंत्रण केंद्र सरकार यानी कि एलजी का होगा। लेकिन क्या हुआ? 2 दिन भी वो निर्देश नहीं चल पाया और केंद्र सरकार ने बहुमत के दल पर माननीय न्यायालय के इस आदेश को पलट दिया। तो माननीय न्यायालय को अगर नज़ीर ही पेश करना है
तो ऐसे निर्देशों पर बनाए जो कि उनके निर्देशों का उल्लंघन करने वाली सरकारें कर रही हैं। अगर महाराष्ट्र सरकार पर उसी समय माननीय न्यायालय अगर कठोर कार्रवाई कर देती और उस संवैधानिक सरकार को हटाकर भले ही राष्ट्र प्रशासन लगता या एक इस तरह की व्यवस्था राष्ट्रीय सरकार की तरह बनती जिसमें कि सभी दलों के प्रतिनिधि होते, तो हमारे ख्याल से ये एक नज़ीर बनती और किसी की ये हैसियत नहीं होती कि इस तरह से माननीय न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन किया। उत्तर प्रदेश सरकार को, वहाँ की पुलिस को जो फटकार लगाई, आखिर माननीय न्यायालय का इस ओर ध्यान देगा कि उसका निर्देशों का कितना पालन किया जा रहा है। मौखिक टिप्पणी करने से लोगों को न्याय नहीं मिलता, बल्कि उसमें आशा जग जाती है कि अब न्यायालय ने कह दिया है, तो वो हाथ पर हाथ धर के बैठ जाता है और इसी का फ़ायदा सरकारें उठाती हैं। वो अलग अपना अढ़ाई चावर पकाती रहती हैं और जो याचिका करता है वो न्याय पाने के लिए इधर उधर घूमता रहता है। अगर माननीय न्यायालय को नज़ीर ही देनी है तो संभल मामले में वो कड़ी नज़ीर पेश करे और जिस प्रकार अजमेर शरीफ के लिए ही स्थानीय अदालत ने एक याचिका को स्वीकार किया है, एक इस संबंध में गाइडलाइन बनाए कि आखिर वो अपने ही आदेश, जिसमें कि 15 अगस्त 1947 की स्थिति बरकरार रखने की बात थी, उसका पालन करा सके, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। माननीय न्यायालय ये ज़रूर देखे कि उनके आदेशों का कितना पालन हो रहा है और कई चीज़ों पर उसके सो मोटो एक्शन लेने की ज़रूरत है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।